जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धाकड़ गॉर्जियस फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का शानदार कंसेप्ट है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। साथियों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर +1 एज वेल एज कंप्यूटेशनल एग्जाम। केपलर जी ने प्लेनेट कैसे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कौन कौन नियमों को फॉलो करते हैं, इसके लिए शानदार नियम बताए हैं, जिसे प्यार से हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लेनेट क्या होते हैं। प्लेनेट को हम हिंदी में ग्रह कहते हैं। ग्रह वह होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अर्थात प्लेनेट वो हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्लेनेट आर दोज बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। अब प्लेनेट सन के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाते हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं, कौन कौन से लॉज होते हैं, चलिए हम आपको सिखाते हैं। केपलर जी ने प्लैनेटरी मोशन के मुख्य 3 नियम बताए हैं दोस्तों। केपलर जी ने प्लैनेटरी मोशन के मुख्य 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से? पहला, लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला नियम है ऑर्बिट का नियम। सेकेंड, लॉ ऑफ एरिया। और थर्ड, लॉ ऑफ पीरियड। बहुत ही सुंदर आपको केपलर जी ने प्लैनेटरी मोशन के मुख्य 3 नियम बताए हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ ऑर्बिट के माध्यम से तो ये बताया जाएगा कि आखिर प्लेनेट किस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। एरिया के माध्यम से ये बताया जाएगा कि एरिया सेम रहता है या नहीं। पीरियड के माध्यम से ये बताया जाएगा कि आखिर वो कितना समय लेता है। ऑर्बिट बताता है किस पाथ में घूमता है, एरिया बताता है कितना एरिया कवर करता है, पीरियड बताता है कितना समय लेता है। तो चलिए एक एक करके इनको डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट के अनुसार जब भी प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसका जो ऑर्बिट होगा वो होगा एलिप्टिकल ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसे सिंपली इंग्लिश में कहते हैं इलिप्स। इलिप्स मतलब अंडाकार आकृति। अर्थात इस नियम के अनुसार प्लेनेट सन के चारों तरफ अंडाकार आकृति में चक्कर लगाते हैं, एलिप्स में चक्कर लगाते हैं, और जिसको हम टेक्निकल तरीके से कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। कि प्लेनेट, मान लीजिए प्लेनेट है तो यह सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, किस ऑर्बिट में? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। और जो सन है वो मौजूद होता है कहाँ? फोकस पे। इस नियम के अनुसार प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन इज प्रेजेंट एट द फोकस। इस नियम के अनुसार प्लेनेट सन के चारों तरफ अंडाकार आकार की आकृति में चक्कर लगाएंगे, और जो सन है दोस्तों वो मौजूद होगा कहाँ पे? फोकस पे। क्लियर? लॉ ऑफ ऑर्बिट के अनुसार प्लेनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और सन जो है वो इसके फोकस पर मौजूद होता है। अब हम आपको बताते हैं सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया। एरिया का लॉ क्या कहता है? एरिया का लॉ ये कहता है कि मान लीजिए पहले प्लेनेट यहाँ पे था, सन यहाँ पे था। सन तो देखो फोकस पर ही होगा। हमने इसको मिला दिया, एक लाइन ज्वाइनिंग कर दी प्लेनेट और सन के बीच के। कुछ समय का इंतजार किया और हमने देखा प्लेनेट कहाँ गया। प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है तो मान लीजिए प्लेनेट यहाँ गया।
हमने यहाँ का टोटल एरिया मेजर कर लिया। करिए किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए प्लेनेट जो है वो यहाँ आ गया, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे प्लेनेट आ गया, हमने इनको लाइन ज्वाइन कर दिया। जितना समय हमने यहाँ तक के लिया था उतना ही समय दोबारा हमने मेजर कर लिया और उतने समय का एरिया निकाला। ओके, तो यह नियम कहता है लाइन ज्वाइनिंग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ line joining between sun and planet, line joining between sun and planet sweeps out equal area in equal interval of time। इस नियम के अनुसार लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सन एंड प्लेनेट sweeps out equal area in equal interval of time। मतलब कि अगर समय एक निश्चित है कि मान लीजिए 10 मिनट का यहाँ समय लिया और 10 मिनट का यहाँ समय लिया, यदि टाइम इंटरवल सेम है, यदि टाइम इंटरवल सेम है तो प्लेनेट और सन के बीच का एरिया भी सेम रहेगा। इस नियम के अनुसार प्लेनेट और सन के बीच में जो एरिया बन रहा है, अगर इंटरवल ऑफ टाइम सेम होगा तो एरिया भी दोस्तों सेम होगा। क्लियर? तो हमने आपको भी दो नियम बताए। केपलर जी ने प्लेनेट के मोशन को समझाने के लिए 3 नियम दिए हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें क्या कहते हैं कि प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एरिया में क्या कहते हैं, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सन एंड प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पक्का? पहले ने कहा कि प्लेनेट सन के चारों तरफ अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और दूसरे में कहा कि जो एरिया बनेगा सन और प्लेनेट के बीच का, अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो सेम रहेगा। अब हम आपको तीसरा लॉ बताते हैं और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ पीरियड। और पीरियड का लॉ क्या कहता है, इस नियम के अनुसार टी स्क्वायर डायरेक्टली आर क्यूब। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टी स्क्वायर डायरेक्टली आर क्यूब। टी माने टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, आर माने सेमी मेजर एक्सिस। कि जैसे अभी आपने देखा ये है मेजर एक्सिस, ये वाला जो है वो क्या है मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर अर्थात इसका आधा, जितना सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ज़्यादा होगा। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। साथियों ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर ये आया कैसे, टी स्क्वायर डायरेक्टली आर क्यूब को कैसे प्रूव किया जाए। आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहे हैं कि कैसे हम टी स्क्वायर डायरेक्टली आर क्यूब को प्रूव कर पाएंगे। हाउ वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लॉ पीरियड। साथियों इसके लिए एक सिंपल सा जंक्शन इस्तेमाल करते हैं और वह जंक्शन ये है कि सन मान लीजिए बीच में मौजूद है और उसके चारों तरफ जो प्लेनेट चक्कर लगा रहा है वो हम मान लेते हैं कि वो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है। दिस इज अजम्पशन। ओके, हम ये अज्यूम करते हैं कि प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ। फॉर डेरिवेशन, प्लेनेट का मास स्मॉल m है। साथियों जब ये चक्कर लगाएगा तो अगर ये सर्कुलर पाथ चक्कर लगा रहा है तो टोटल इसके द्वारा जो डिस्टेंस तय किया जाएगा वो होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा 2πr, यदि इसकी रेडियस r है। करिए
हम ये जानना चाहते हैं कि टी स्क्वायर आर क्यूब के डायरेक्टली कैसे होगा। तो उसके लिए हमने एक सिंपल सा जंक्शन इस्तेमाल किया कि प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ and the total distance traveled by the planet is circumference of circle, that is 2 pi r. We have to calculate t, हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अर्थात सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, टोटल डिस्टेंस अर्थात सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन वेलोसिटी, है ना। यदि आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकालिएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर और वेलोसिटी क्या है v, तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई आर अपॉन v। कन्फर्म, कोई कंफ्यूजन? तो साथियों हमने अभी देखा कि हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हो गया टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन में किस वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा था। तो हम यहाँ पर v की वैल्यू निकालना चाहेंगे। क्या निकालना चाहेंगे, वेलोसिटी। कैसे वेलोसिटी निकाले भाई, थोड़ा सोचिए। प्लेनेट कौन से पाथ में चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी अगर चक्कर लगाए तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई बॉडी यदि सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगा तो बताओ दोस्तों कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। सन और प्लेनेट आपस में इनके बीच में एक और फोर्स लगेगा। आपको याद है ना, दुनिया में कोई भी वस्तु हो, उन दो वस्तुओं के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। एवरी बॉडी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स दैट नेम इज ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर है? तो यहाँ पर प्लेनेट और सन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो प्लेनेट और सन के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, Gm/r²। पक्का, क्लियर? तो अब आप ये देख रहे हो कि प्लेनेट चक्कर लगाए जा रहा है अपने ऑर्बिट में, ना वो सन के नज़दीक आ रहा है ना अपने ऑर्बिट को छोड़ के जा रहा है। जो प्लेनेट है वो चक्कर लगाए जा रहा है, प्लेनेट चक्कर लगाए जा रहा है अपने ऑर्बिट में, वो सन के नज़दीक भी नहीं आ रहा और अपने ऑर्बिट को छोड़ के जा भी नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। मतलब जितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उतना ही सेंट्रीपिटल लग रहा है। मीन्स एट दिस सिचुएशन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स। centripetal force is equal to gravitation force. M to M cancel, R to R cancel. Then the value of v² come out Gm/r। है ना दोस्तों, कि यहाँ पर आपने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। ग्रेविटेशन फोर्स का क्या है, Gm/r²। आर से आर कट गया, एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, G/r। इसे आप 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4, 2 3 तो मान रखा है, 4 मान लीजिए। क्लियर? अब यहाँ पर v है, यहाँ पर v² आया, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्या बन जाएगा, t² = 4 π²r²/v²। इसको मान लीजिए 5। तो साथियों हमको सिद्ध करना है कि t² डायरेक्टली होता है किसके, r³ के। तो t² की वैल्यू आपके स्क्रीन पर आ गई 4 π²r²/v²। और अभी हमने आपको धाकड़ तरीके से v² की वैल्यू सिखाई, और v² की वैल्यू क्या आई, Gm/r। r पर ऊपर चला जाएगा,
तो क्या बन गया 4 पाई स्क्वायर आर क्यू अपॉन जी एम, ये आ गया आपकी वैल्यू टी स्क्वायर की। पक्का। अब ये कांस्टेंट ही तो है, तो इसको हम यहाँ पर सिंपली के लिख देंगे, मतलब k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली आ गया किसके, आर क्यू के, है ना, बिल्कुल धाकड़ एक्सप्रेशन। तो आपको मैंने बड़े ही शानदार शब्दों में बहुत ही इजी तरीके से सिखाया कि कैसे आखिर केपलर के पीरियड लॉ को प्रूव कर सकते हैं। केपलर ने पीरियड लॉ में क्या बताया कि टी स्क्वायर डायरेक्टली होता है आर क्यू के। कैसे निकाला, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बाय में वेलोसिटी, स्क्वायरिंग कर दिया तो टी स्क्वायर आ गया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, हुआ कि नहीं। अभी हमने देखा वो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाया था, सर्कुलर पाथ में जब चक्कर लगाए तो कौन सा फोर्स लगता है, सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कट गया, एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जी एम अपॉन आर। पक्का। इस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, तो टी स्क्वायर कम्स आउट 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय जी एम अपॉन आर। ये पलटी मार के ऊपर चला गया तो बन गया 4 पाई स्क्वायर आर बाय जी एम। ये कांस्टेंट मान लिया के, और ये हो गया आर क्यू, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली आर क्यू, है ना, बिल्कुल आसान। तो साथियों बड़े गोर्जियस तरीके से आपके स्क्रीन पर केपलर के 3 नियम बताए गए। पहला नियम ऑर्बिट का नियम, ऑर्बिट के नियम के अनुसार प्लेनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और सन उसके फोकस पर मौजूद होगा। एरिया के नियम के अनुसार लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन प्लेनेट एंड सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स अगर टाइम सेम रहेगा तो एरिया भी सेम कवर किया जाएगा। और तीसरे लॉ के अनुसार टी स्क्वायर डायरेक्टली आर क्यू। अगर हम इसे प्रूव करना चाहें तो टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया 2 पाई आर अपॉन वी, उसका स्क्वायरिंग कर दिया तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय वी स्क्वायर हो गया। अब हम वी स्क्वायर कैसे निकालें, हमने सेंटीमीटर फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर कर दिया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इससे वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वो हमने वहाँ रख दी, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली आ गया आर क्यू के। क्लियर। तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि आपको हमारा ये शानदार धाकड़ एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में डिटेल से समझाया, और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी बड़े जोश से, बड़े जज्बे के साथ इसको पढ़े होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अपने पढ़ाई को, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। मिलेंगे एक और शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।